गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती 2024 के भाग ब से आज का हमारा टॉपिक रहेगा भेड़ की नस्लें। इस टॉपिक को हम चित्र सहित संक्षिप्त व्याख्या में पढ़ेंगे। संक्षिप्त व्याख्या का मतलब हो गया कि हम उसको शॉर्ट्स नोट्स में पढ़ेंगे और वो भी चित्र सहित, यानी कि आपको जो भी भेड़ है पर्टिकुलर उसका चित्र दिखाया जाएगा ताकि उसकी जो भी शारीरिक विशेषता है वो आपको आसानी से याद हो जाए। और फिर सबसे लास्ट में सिर्फ भेड़ों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स हैं, हम उनको देखेंगे। ये वन लाइनर फैक्ट्स इस प्रकार होंगे जैसे किस प्रदेश को भेड़ों का घर कहा जाता है, या फिर मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं, या फिर ऊन का आयात निर्यात केंद्र किस जिले में है। ये सभी के सभी फैक्ट्स हम देखेंगे लास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे भेड़ की नस्लें। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देखिए, मामा रे चोकला भेड़ सोना जैसी, मगर बापू मेरी नो है। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है बापू और एक आ रहा है मामा, यानी कि एक लड़का है, एक तरफ उसका मामा है और एक तरफ उसका पिताजी फादर है, और वो उसे बिजनेस के लिए कह रहे हैं कि तू चोकला भेड़ का बिजनेस कर ले, वो गोल्ड जैसी है, सोने जैसी है। और लेकिन लड़का अपने पिताजी से कह रहा है कि मेरी नो है। तो इस प्रकार आप इस लाइन को याद कर लेना, मामा रे चोकला भेड़ सोना जैसी। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, मामा रे चोकला भेड़ सोना जैसी है, मगर बापू मेरी नो है। अब देखिए कौन कौन सी नस्लें बनती हैं। माँ से हो जाएगा मालपुरा, मारे से हो जाएगा मारवाड़ी, चोकला से होगा चोकला, सोना से होगा सोनाड़ी। उसके बाद में जैसी से होगा जैसलमेरी, मगर से होगा मगरा, पा से होगा बागड़ी और पू से होगा पुंगल। इस पुंगल को जो दूसरा नाम है वो है बीकानेरी। इसके बाद में फिर होगा मेरिनो से मेरिनो। ये देखिए हमारी जो आरबीएससी की बुक में आपकी जिनकी डिटेल व्याख्या है कुछ वो नस्लें हो गई। इसके अलावा देखिए आपकी अन्य नस्लें जिनके बारे में सिर्फ एक दो फैक्ट्स ही बुक में दे रखे हैं। उनमें है हमारी सबसे पहली नाली, भाकरवाल, एवी वस्त्र, एवी कालीन, नेलोरी या फिर जिसे नेलोरी लिखते हैं, फिर डेकनी, वेलोरी, गद्दी और लोही। अब देखिए आपको ये नस्लें याद करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जो गद्दी है और लोही है ये बकरी और बकरी के साथ में भेड़, इन दोनों की नस्लों के नाम है। यानी कि भेड़ की नस्लों के नाम भी गद्दी और लोही है, और जो बकरी की नस्लें हैं उनमें भी गद्दी भी है और लोही भी है। इसी के साथ जैसे जो जैसलमेरी है, ये देखिए यहाँ पर भेड़ की नस्ल भी हो गई, इसी के साथ ये एक ऊंट की भी नस्ल है। तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्न में से जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है, और आपको याद सिर्फ ये है कि ये सिर्फ एक भेड़ की नस्ल है और ऑप्शंस में भेड़ नहीं है, वहां पर गाय, भैंस, ऊंट या फिर घोड़ा है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊंट की है ये। इस प्रकार आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिए एवी वस्त्र और एवी कालीन, ये एक संकरित नस्लें हैं। संकरित नस्लों का मतलब हो गया कि इनको दो नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है। एवी कालीन और एवी वस्त्र, इनको दो नस्लों के संकरण से विकसित किया गया है। तो चलिए अब पर्टिकुलर हम बात करेंगे एक एक भेड़ की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारी सोनाड़ी भेड़ से। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा हमारा राजस्थान का उदयपुर जिला। यदि इसकी उत्पत्ति उदयपुर जिले में हुई है तो जाहिर सी बात है जो इसका वितरण क्षेत्रफल होगा, यानी कि जहां पर इसकी सर्वाधिक संख्या पाई जाएगी वो होगा हमारा उदयपुर संभाग। यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो जिले हैं वहां पर ये सोनाड़ी नस्ल पाई जाती है। इसी के अलावा देखिए इसका दूसरा फैक्ट यह है दक्षिण राजस्थान में, यहाँ पर ये रा है, दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल है दक्षिण राजस्थान में। जाहिर सी बात है जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो भी जिले हैं ये हमारे दक्षिण राजस्थान के हैं। तो दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भेड़ की नस्ल है। देखिए आपको इनको स्मार्ट तरीके से याद करना है कि इसका उत्पत्ति स्थान ये हो गया और इसका वितरण क्षेत्र ये जिले हो गए। आपको ये इसलिए याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार भी घुमा के आ सकता है कि उदयपुर संभाग की सबसे प्रचलित नस्ल कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा सोनाड़ी है, उदयपुर संभाग की सबसे प्रचलित नस्ल। लेकिन इस प्रकार भी आ सकता है जो कि मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है, तो भी सोनाड़ी होगी। इस प्रकार ये जो वन लाइनर फैक्ट्स है ये तो हम कितने भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन मोटो है वो आपको ये कि इसका जो वितरण क्षेत्र है ये आपको याद होना चाहिए कि किन जिलों में ये पाई जाती है।
इसी प्रकार हम एक नस्ल और पढ़ेंगे आगे जो कि उत्तरी राजस्थान में पाई जाएगी, उसको भी इसी प्रकार से याद रखना है। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कम पढ़ना है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब देखिए जैसे ये सोनाड़ी नस्ल है ये उदयपुर संभाग में पाई जाती है, और आपने पीछे देखा होगा कि जो मेवाड़ी है वो कोई भेड़ की नस्ल है ही नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल है या फिर उदयपुर संभाग में पाई जाने वाली या फिर प्रचलित भेड़ की नस्ल है, तो वहां पर जो सबसे पहला ए ऑप्शन मिलेगा वो आपको मेवाड़ी ही मिलेगा। जैसे ही उदयपुर का नाम आएगा तो आधे बच्चे मेवाड़ी टिक कर देंगे, जबकि मेवाड़ी भेड़ की कोई नस्ल ही नहीं है, तो वहां पर होगा सोनाड़ी। तो आपको इसीलिए सिर्फ आपको याद करना है कि उदयपुर में सिर्फ सोनाड़ी है, वहां पर मेवाड़ी का कोई जिक्र नहीं है, और इसीलिए आपको नस्लें भी ठीक प्रकार से याद होनी चाहिए कि मेवाड़ी किसकी है या फिर ये नस्ल है ही नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे फैक्ट पर। यह राजस्थान में भेड़ की सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, इसका वेट है वो सबसे अधिक है। इसी के अलावा यह भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी का मतलब हो गया कि इस भेड़ के द्वारा जो 3 उत्पाद हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, पहला दूध, मांस और ऊन। ये अकेली भेड़ है जो कि त्रिकाजी नस्ल है, दूध, मांस और ऊन प्राप्त इससे किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए अन्य राजस्थानी नस्लों से सर्वोत्तम नस्ल का मटन मिलता है, यानी कि इसका जो मटन है वो स्वादिष्ट होता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। इसी के अलावा देखिए ये एक त्रिकाजी नस्ल है, यानी कि इसके द्वारा दूध भी प्राप्त होता है। तो देखिए वो कितना होता है, 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन ये दूध देती है सोनाड़ी नस्ल की भेड़, और जो कि क्या है सर्वाधिक। तो ये फैक्ट हो गया हमारा, जो कि मैंने एक शॉर्ट लाइन के रूप में इसको लिख दिया। ये सर्वाधिक दूध देने वाली दक्षिण राजस्थान की भेड़ है या फिर पूरे राजस्थान की भेड़ है तो वो जाएगी हमारी सोनाड़ी। इसी के बाद देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषता। तो देखिए इस नस्ल को चनोत्थर के नाम से जाना जाता है, और ये चनोत्थर क्यों कहा जाता है ये देखिए, क्योंकि इसके कान चरते समय जमीन से स्पर्श करते हैं। ये देखिए आप इसके इमेज में ये इसका कान है जो कि आप देख सकते हैं इसके चेहरे की तुलना में बड़ा है, और ये जब ये चरती है जमीन पर, घास वगैरह खाती है, तो ये जो कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं, जिसके कारण इसे चनोत्थर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, और वो नस्ल है हमारी मेरिनो। अब देखिए सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान, तो ये एक विदेशी नस्ल है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्पेन। अब देखिए राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है टोंक, जयपुर और सीकर। इसका दूसरा फैक्ट देखिए, यह सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है। देखिए ये 2 बार लिखा गया वाली नस्ल, तो इसको एक बार काउंट करना। सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है मेरिनो, सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है मेरिनो से। और इसी के अलावा विश्व की 80% ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होती है। और देखिए इसके द्वारा एक वर्ष में कितने किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है, तो होती है 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है। देखिए आपको इसका जो शरीर है ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि 5 से 9 किलो ये ऊन देती है, और ये होती है सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की। इसी के अलावा देखिए इसकी शारीरिक विशेषता से भी एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका सिर मध्यम आकार का होता है जो ऊन से ढका रहता है। देखिए ये इसका सिर है, ये ऊन से ढका हुआ है। इसी के अलावा नर में सींग सुंदर व घुमावदार होते हैं, नर में होते हैं, लेकिन मादा भेड़ें सींग रहित होती हैं। जो मादा होती हैं, जो मादा भेड़, उनमें सींग नहीं होते, लेकिन जो नर होते हैं उनमें सींग सुंदर और घुमावदार होते हैं। ये एक नर भेड़ की इमेज है, तो आपको इसमें सींग दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ये घूम रहा है और जो कि सुंदर भी लग रहा है। इसी के अलावा इस नस्ल के पशुओं की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें होती हैं। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से झुर्रियां या सलवटें, ये देखिए आप, ये होती हैं इस प्रकार से इनकी गर्दन में या फिर कंधों पर। तो ये हो गई इसकी मुख्य शारीरिक विशेषता। इसमें से यदि इसकी सबसे यूनिक विशेषता देखी जाए तो वो होती है इसकी ये झुर्रियां और इसी के अलावा इसका ये घुमावदार सींग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, और वो है हमारी मारवाड़ी। अब देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं मूल उत्पत्ति स्थान और वितरण क्षेत्र। तो देखिए मारवाड़ी यानी कि मारवाड़ क्षेत्र, और मारवाड़ क्षेत्र बोला जाता है जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को। तो इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा हमारा जोधपुर जिला, और इसका जो वितरण क्षेत्र होगा वो होगा हमारा पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, ये सभी के सभी जिले
हो जाएंगे, जो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो नवीन जिले भी हम यदि देखें तो वो भी हो जाएंगे हमारे, जैसे डेडवाना कुचामन हो जाएगा हमारा, और बाड़मेर से बालोतरा निकला है वो हो जाएगा हमारा, और जोधपुर से जैसे जोधपुर ग्रामीण निकला है, फलोदी निकला है, तो ये सभी हो जाएंगे इसके वितरण क्षेत्र। इसके अलावा देखिए इसकी विशेषता, शरीर सुगठित मजबूत तथा ये देखिए टांगे लंबी व मजबूत होती हैं, टांगे लंबी व मजबूत, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती हैं। यदि रीजन पूछे या फिर ये मुख्य विशेषता है इसकी कि इसकी टांगे पतली और मजबूत होती हैं, जिसके कारण ये जो दूसरी भेड़ें होती हैं उसकी तुलना में अधिक दूरी तक ये सफर तय करती हैं। इसी के अलावा देखिए राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहती हैं एवं ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। यानी कि इसका जो कारण है वो क्या है कि इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं भेड़ों की होती है, मारवाड़ी नस्लों की, और जिसके कारण ये ज्यादा स्वस्थ रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो स्वस्थ होंगी और ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति भी इनमें होगी। इसी के अलावा देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही इनकी जो जीवित दर है वार्षिक वो 90% से अधिक है, क्योंकि ये भेड़ें हैं वो इनके अंतर्गत होने वाले जो भी रोग हैं उनसे ये लड़ सकती हैं, तो जिसके कारण ये जीवित रह पाती हैं और इनकी जो जीवित दर हो जाएगी वो जाएगी 90%। इसी के अलावा देखिए इनकी सर्वाधिक संख्या भी है राजस्थान में भेड़ों में, यानी कि जो राजस्थान में कुल भेड़ें हैं उनमें से जो सबसे अधिक हिस्सेदारी है वो है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की, और वो है 45%, यानी कि इनकी संख्या सर्वाधिक है। जब ये मरती ही नहीं है, इनकी जीवित दर 90% से अधिक है, तो इनकी संख्या ऑब्वियसली बात है वो सर्वाधिक होगी। इसी के साथ देखिए भोजन के अभाव में दूसरे पड़ोसी राज्यों में गमन कर जाती है। जो इनके पशुपालक हैं वो भोजन के अभाव में, यानी कि जो चारागाह क्षेत्र है वो कम होने के कारण दूसरे राज्यों में चराने के लिए इनको वहां पर ले जाते हैं। इसी के साथ देखिए इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 2.3 किलो सफेद व अधिक मोटी। अधिक मोटी का मतलब हो गया कि निम्न कोटि की ऊन प्राप्त होती है। जो उच्च कोटि की ऊन प्राप्त होती है वो बिल्कुल बारीक ऊन होती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी मोटाई बढ़ती जाती है वो ऊन उतनी ही खराब क्वालिटी की होने लगती है। तो खराब क्वालिटी की ऊन इससे हमें मिलती है। ये फैक्ट जो भी ऊपर आपको ये लिख रखे हैं ये आप मान सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि भोजन के अभाव में दूसरे पड़ोसी राज्यों में गमन कर जाने वाली भेड़ की नस्ल है, या फिर टांगे लंबी व मजबूत होने के कारण अधिक दूरी तक चलने में कौन सी भेड़ सक्षम होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा देखिए हम शारीरिक विशेषता, तो देखिए शरीर मध्यम आकार का एवं चेहरा काले रंग का होता है। ये देखिए शरीर इसका मध्यम आकार का है और ये चेहरा इसका काला है। इसी के अलावा टांगे पतली लंबी व कान छोटे होते हैं। देखिए इसकी कोई यूनिक विशेषता नहीं है, ये मुंह काला तो लगभग हर भेड़ का आपको मिलेगा, आप आगे देखेंगे, लेकिन इसकी एक ही मुख्य विशेषता है वो है इसकी ये जो टांगे हैं ये पतली हैं और लंबी हैं, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर। ये नस्ल है हमारी चोकला। अब देखिए इसका उत्पत्ति स्थान और इसका वितरण क्षेत्र, तो देखिए इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा हमारा सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना, और यही इसका वितरण क्षेत्र हो जाएगा। और इन जिलों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है और वितरण क्षेत्र है। इसी के अलावा देखिए इसके द्वारा जो ऊन उत्पादित होती है वो देखिए कितनी होती है, 1.5 से 2.5 किलो प्रति वर्ष प्राप्त होती है चोकला से। लेकिन ये होती कैसी है, सर्वश्रेष्ठ किस्म की प्राप्त होती है। एक हमने पहले पढ़ा था कि मेरिनो से सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है, एक हम यहाँ देख रहे हैं कि चोकला से सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। अंतर इतना है, जो मेरिनो है ये एक विदेशी है, स्पेन की नस्ल है, जबकि जो चोकला है ये हमारे राजस्थान की है, यानी कि एक भारतीय नस्ल है। तो जिसके कारण इस नस्ल को कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो, सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देने के कारण। और देखिए जो सर्वश्रेष्ठ ऊन होती है इससे गलीचा बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं, वो भी उत्तम क्वालिटी के। इसी के अलावा देखिए इसके अन्य नाम में एक नाम तो हमने देख लिया राजस्थान की मेरिनो, इसी के अलावा इसका छापर और शेखावाटी भेड़, ये इसका अन्य नाम हो जाएगा। शेखावाटी भेड़ तो हो जाएगा इसका जो क्षेत्र है उसी के आधार पर हो जाएगा। इसी के अलावा देखिए दूसरा फैक्ट,
कम दूध उत्पादन के कारण इसके मेमने कमजोर होते हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये भी एक इसका फैक्ट है, इसके मेमने कमजोर होते हैं और वो इसका कारण क्या है, इसके द्वारा दुग्ध उत्पादन कम होता है। इसके अलावा इसकी शारीरिक विशेषता देखिए, इसका रंग सफेद परंतु मुंह गहरा काला होता है। वही मैंने पहले बताया था, मुंह तो लगभग काला आपको सभी का मिलेगा, लेकिन ये देखिए इसका शरीर मध्यम आकार यानी कि कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ और जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई वो बराबर हो, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात हम नहीं करेंगे, यानी कि इसकी ये लंबाई और ये इसकी ऊंचाई ये बराबर होती है, शरीर वर्गाकार होता है। ये देखिए लिख रखा है यहाँ पर लंबाई व ऊंचाई बराबर होती है। इसमें नर व मादा दोनों भेड़ सींग रहित होती हैं। देखिए इसमें आपको सींग नहीं दिख रहे हैं, यानी कि सींग रहित है। इसमें रोमन नाक पाई जाती है। रोमन नाक हमने बकरी की एक नस्ल पढ़ी थी जमुनापुरी, उसमें भी रोमन नाक पाई जाती थी। रोमन नाक का मतलब हो गया कि तोते के आकार के जैसी, इस प्रकार नाक है तो आगे से इस प्रकार हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ जाती है और थोड़ी लंबी होती है, वो होती है तोते के आकार की नाक, तो जिसके कारण कहा जाता है तोतामुखी नस्ल है। वहां पर हमने कहा था जमुनापुरी भी तोतामुखी नस्ल है और उसी के अलावा बीटल भी नस्ल है। बीटल और वहां पर थी जमुनापुरी बकरी की नस्लें, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी हमारी चोकला जो कि तोतामुखी नस्ल है भेड़ों में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर और वो है हमारी जैसलमेरी। तो देखिए इसका उत्पत्ति स्थान और वितरण क्षेत्र, तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जैसलमेरी, यानी कि जो हमारा जैसलमेर जिला है वो इसका उत्पत्ति स्थान है और इसी के अलावा इसका वितरण क्षेत्र हो जाएगा हमारा जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर, यानी कि जो थार के मरुस्थल में जो जिले आते हैं वो इसके हो जाएंगे वितरण क्षेत्र वाले जिले। अब इसी के बाद देखिए यह राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। देखिए एक नस्ल हमने पढ़ा था जो कि सबसे भारी नस्ल थी और वो हमारी थी सोनाड़ी, लेकिन यहाँ क्या है, ये लंबी और भारी दोनों है। तो देखिए इसको याद इस प्रकार से रखना है, जो जैसलमेरी है ये देखिए कितना लंबा शब्द है, लंबा शब्द लिखा है, यानी कि जो लंबी और जो भारी नस्ल है वो हो जाएगी हमारी जैसलमेरी। इसके जो नाम है इसके आधार पर इसको आप याद रख सकते हैं, लंबी और भारी जो नस्ल है वो हो जाएगी हमारी जैसलमेरी। देखिए लंबी भी है और भारी भी है, इसी के कारण इसका सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है और इसी के कारण सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है तो ऊन अधिक मिलेगी, क्योंकि इसकी जो त्वचा है उसका साइज फिर बड़ा हो जाएगा तो ऊन अधिक मिलेगी, और इसकी ये सबसे लंबी भारी नस्ल है तो जितना अधिक चौड़ा मोटा शरीर होगा तो मांस भी उतना ही अधिक प्राप्त होगा, तो सर्वाधिक मांस प्राप्त होता है और सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है वो है हमारी जैसलमेरी। अब ये याद रखना है कि कितनी ऊन हमें प्राप्त होती है इसके द्वारा, तो वो देखिए तो ऊन जो मिलती है वो देखिए 1.8 से लेकर 3.2 किलो प्रति वर्ष, और इसकी जो क्वालिटी है वो है मध्यम से उत्तम श्रेणी की, यानी कि जो निम्न क्वालिटी की, फिर मध्यम क्वालिटी की और फिर उत्तम क्वालिटी की ये नस्लें हैं। तो इसमें जो प्राप्त होती है मध्यम से उत्तम, यानी कि यहाँ ये बीच की ऊन इसमें मिलती है मध्यम से उत्तम किस्म के बीच की ऊन। इसी के अलावा देखिए यह नस्ल विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आप मान सकते हैं इसको कि 3 से 4 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकने वाली भेड़ की नस्ल है जैसलमेरी। इस प्रकार आप याद करना, जैसलमेर में वैसे ही पानी की कमी है क्योंकि वहां पर मरुस्थल है, तो वहां पर आदत ही पड़ जाती है कम पानी पीने की, क्योंकि पानी वहां पर उपलब्धि नहीं है। वहां पर लगभग कोई भी पशु हो लगभग वो पानी कम ही पीता है, जैसे कि ऊंट हो गया हमारा या फिर ये भेड़ हो गई, यानी कि ये पानी इनको कम मिलता है तो इनको लगभग आदत इस प्रकार पड़ जाती है कि पानी बिना पिए भी रह सकती हैं। इसी के अलावा देखिए यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, यानी कि जो रेगिस्तानी भेड़ है पूर्ण रूप से वो हो जाएगी हमारी जैसलमेरी, जो कि हमने पहले देखा था। इसका उत्पत्ति स्थान और इसका जो वितरण क्षेत्र है वो है हमारे सिर्फ रेगिस्तान के जिले। इसी के अलावा हम बात करेंगे शारीरिक विशेषता की, तो वो देखिए इसकी शारीरिक बनावट सुदृढ़, अष्टपुष्ट और वर्गाकार होती है, वही जितनी लंबाई वही जितनी इसकी ऊंचाई। इसी के अलावा इस नस्ल में भी रोमन नाक पाई जाती है, वो ये भी तोतामुखी नस्ल है, रोमन नाक पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर और वो नस्ल है हमारी कराकुल। तो देखिए
सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। तो देखिए ये एक विदेशी नस्ल है कराकुल, इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा मध्य एशिया। इसके बाद देखते हैं ये कहाँ पर पाई जाती है हमारे भारत में। तो देखिए इसके अलावा देखिए ये कहाँ कहाँ पर और पाई जाती है। तो देखिए ईरान में पाई जाती है, इराक में, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में ये पाई जाती है। अब देखिए जहां से इसके क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये होगा मध्य एशिया की ये नस्ल है, यानी कि क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कि ये विदेशी नस्ल है या नहीं है, या निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल है। इसके अलावा जो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस नस्ल के मेमनों को कम उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। देखिए जो भेड़ का बच्चा होता है उसे कहा जाता है मेमना, और उसे कम उम्र में ही मार दिया जाता है, यानी कि उसकी उम्र वैसे भी कम होती है क्योंकि बच्चे की उम्र कम ही होती है, जब भी उसलिए उसको बच्चा कहा जाता है। और उस बच्चे को भी एक तो हो कोई जैसे 6 महीने का बच्चा, एक 12 महीने का, तो उसे कम उम्र में ही मार दिया जाता है, यानी कि जैसे 6 माह में ही उसे मार दिया जाता है, ताकि उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, और उस घुंघराली ऊन को कहा जाता है पेल्ट। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस नस्ल को सिर्फ पेल्ट के लिए पाला जाता है। पेल्ट यानी कि घुंघराली ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। इसी के अलावा चलते हैं, यह नस्ल मांस हेतु उपयोगी है। जैसे ही उस मेमने को मारेंगे तो उससे ये पेल्ट प्राप्त कर लेंगे, घुंघराली ऊन, और फिर उसका जो दूसरा उत्पाद प्राप्त होगा उससे वो होगा हमें मांस। तो इसको मांस के लिए पाला जाता है। उसके अलावा देखिए पेल्ट का उपयोग सर्दियों में महंगे वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं शारीरिक विशेषता। तो देखिए इस नस्ल में नर में सींग होते हैं, जो नर होता है उसके सींग होते हैं, जबकि मादा सींग रहित होती है। इसके अलावा यह मध्यम आकार की नस्ल है। तो देखिए शारीरिक विशेषता है, ये कोई खास आपके लिए फिलहाल नहीं है जो इसकी याद हो। यहाँ पर सिर्फ यही है कि इसके द्वारा पेल्ट प्राप्त की जाती है, यानी कि घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। और घुंघराली ऊन के लिए कौन सी नस्ल भेड़ की फेमस है, तो उसका राइट आंसर होगा कराकुल। और ये किस देश की नस्ल है, यानी कि ये विदेशी नस्ल है, तो कहाँ की है, तो हो जाएगा मध्य एशिया की। सिर्फ इसके द्वारा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, तो वो जाएगी हमारी मालपुरा। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान, तो टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील है वो है इसका मूल उत्पत्ति स्थान मालपुरा नस्ल का। तो देखिए अब इसका वितरण क्षेत्र, तो देखिए टोंक के आसपास के जिले हो जाएंगे जैसे जयपुर, अजमेर, बूंदी, और खुद टोंक भी इसका वितरण क्षेत्र में होगा। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, यह मुख्य रूप से मांस उत्पादन नस्ल है। देखिए जो भी भेड़ हो लगभग मांस तो उससे प्राप्त किया ही जाता है। अब इसके अलावा देखिए ऊन सफेद व अधिक मोटी किस्म एवं 1.1 से 1.6 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है, जो नमदे व गलीचे बनाने के काम आती है। देखिए इसके द्वारा अधिक मोटी ऊन प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि ऊन जितनी सफेद होती है और जितनी बारीक होती है उतनी ही सर्वश्रेष्ठ किस्म की होती है। उसके अलावा जितनी मोटी ऊन होती है और उसका यदि कलर व्हाइट नहीं है तो वो सबसे घटिया क्वालिटी की होती है, यानी कि निम्न क्वालिटी की होती है। तो जो मालपुरा जो नस्ल है भेड़ की, इसके द्वारा निम्न क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, और जिसके कारण उससे बनाए जाते हैं नमदे। क्योंकि जो नमदे बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं जो रफ बिल्कुल ऊन होती है उसके द्वारा नमदे बनाए जाते हैं। और आपने को राजस्थान जीके में पढ़ा होगा कि जो नमदे प्रसिद्ध हैं ये प्रसिद्ध होते हैं टोंक के, और वो इसी कारण है क्योंकि टोंक की नस्ल है मालपुरा, और यहीं पर इसके जो ऊन है उससे बनाए जाते हैं ये नमदे। अब इसके अलावा देखते हैं हम इसकी शारीरिक विशेषता। तो देखिए मुंह, पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती है, नर एवं मादा दोनों भेड़ सींग रहित होती है। तो देखिए इसकी ये थोड़ी विशेषता देखते हैं, हमें स्पेशल लग रही है, मुंह, पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती है। देखिए इसके ये मुंह पर यहाँ पर कोई ऊन नहीं है, जबकि हमने मैरिनो वगैरह में देखा था वहां पर थी, यानी कि उसका सिर ढका हुआ था। इसके मुंह के ऊपर ऊन नहीं है। इसी के अलावा इसकी ये टांग देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई ऊन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये तो लगभग इसके कुछ हिस्सों पर, यानी कि पेट, मुंह, टांग, यहाँ पर ऊन नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं भेड़ की अन्य नस्लों पर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नाली। तो देखिए इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, यानी, और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है इसकी ऊन का रंग पीला होता है।
देखिए सिर्फ आपको ये याद नहीं करना कि जो नाली है इसकी ऊन का रंग पीला होता है और आपने सोचा कि नाली नस्ल मेरी कंप्लीट हो गई। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो देखिए इसके हमने अभी बताया जो वितरण क्षेत्र है और जो उत्पत्ति स्थान है वो है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, ये जिले हैं, अनूपगढ़ वगैरह। तो ये जिले कहाँ पर हैं? तो हमारे उत्तरी राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि उत्तरी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है, तो हो जाएगी हमारी नाली। तो आपको इस प्रकार गहनता से एक बार इसको पढ़ना है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरी नस्ल बीकानेरी पुंगल। तो देखिए इसके द्वारा जो ऊन प्राप्त होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं कारपेट, और कारपेट को हिंदी में बोला जाता है कालीन, यानी कि कालीन बनाए जाते हैं। और वो बनाए जाते हैं मोटी ऊन के द्वारा, यानी कि ये सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन नहीं होती है। लगभग हम कह सकते हैं कि मध्यम आकार की ये ऊन होती है। सर्वश्रेष्ठ किस्म तो हमने पहले बात की थी, वो थी हमारी चोकला राजस्थान की। तो जो भारतीय भेड़ है वो तो हमारी चोकला, और इसी के अलावा हमने बात की थी मेरिनो, इसके द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ ऊन मिलती है। इनके अलावा यदि और कोई भी भेड़ है तो हम कारपेट वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किस्म की कारपेट नहीं बना सकते। इसके अलावा देखिए मगरा सबसे अधिक लंबे रेशे वाली ऊन उत्पादित होती है, यानी कि जो इनके बाल होते हैं भेड़ों को उसी को ऊन कहा जाता है। तो किसी के छोटे होते हैं और किसी के लंबाई में अधिक लंबे, इस प्रकार होते हैं। तो जो मगरा है इसके द्वारा सबसे अधिक लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त होती है। हमें आपको ये याद रखना है। इसी के अलावा एवी वस्त्र, तो देखिए इसकी हमने पहले बात की थी कि जो एवी वस्त्र और एवी कालीन है ये दोनों संकरित नस्लें हैं। तो देखिए रैम्बुले नस्ल के मेरिनो नर, जो मेरिनो है हमने बताया था सर्वश्रेष्ठ किस्म वाली ऊन प्राप्त होती है इसके द्वारा, वो तो है नर यानी कि। और जो चोकला है ये है मादा, ये भी आपको याद रखना है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, मादा मेरिनो कर दो और चोकला को नर कर दो। तो मेरिनो नर और चोकला मादा, इनके संकरण से जिसको विकसित किया गया है उसका नाम है एवी वस्त्र। याद करने की ट्रिक देखिए, वस्त्र है इसके नाम में एवी वस्त्र, और इसके अलावा इधर है चोकला। तो वस्त्र चोखा है, चोखा यानी होता है उत्तम क्वालिटी का, तो वस्त्र चोखा है, तो हो जाएगा एवी वस्त्र, मेरिनो और चोखला। जबकि एवी कालीन, इसमें देखिए मेरिनो तो है सेम और वही नर, इसके अलावा इसमें हो जाएगा मालपुरा, जो कि हमने बताया कि जो टोंक की तहसील है मालपुरा, वहां की नस्ल है मालपुरा, तो वो हो जाएगी हमारी मादा। मालपुरा मादा और मेरिनो नर, इनके संकरण से विकसित किया गया है एवी कालीन को। और ये किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो वो देखिए, तो हमारा टोंक के अंतर्गत एक संस्थान है एविकानगर टोंक के अंतर्गत, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र हमारा एविकानगर मालपुरा टोंक के अंतर्गत। तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर, लिंकोनल। ये एक इंग्लैंड की नस्ल है, और देखिए इसका जो फैक्ट है वो देखिए, विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है ये लिंकोनल, सबसे बड़ी भेड़ है ये। इसी के अलावा लोही, जो बकरी की भी नस्ल है और भेड़ की भी नस्ल है, और इसका मूल जो क्षेत्र है वो है पाकिस्तान, और ये है सबसे लंबी भेड़ विदेशी नस्लों में। जबकि हमने भारतीय भेड़ों में बात की थी वो थी हमारी जैसलमेरी, मैंने आपको बताया था कि उसके शब्द के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। इसी के अलावा देखिए डेकनी फिर या फिर डेकानी, तो देखिए इसका क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और उदयपुर, और ये किस लिए फेमस है? ये मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। और हमने हमारी राजस्थानी भेड़ की नस्लों में बात की थी कि जो मटन के लिए फेमस है वो है हमारी सोनाड़ी। यदि आपको याद हो तो जो सबसे पहले नस्ल करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था त्रिकाजी नस्ल थी, और राजस्थान में भेड़ों की तुलना में यानी कि उसका जो मटन मिलता है वो सर्वोत्तम किस्म का मिलता है। जबकि डेकनी है, इसका भी जो मटन है ये भी सर्वोत्तम किस्म का होता है। फर्क इतना है, ये हमारे दक्षिण भारत की भेड़ है। इसी के अलावा नेल्लोरी, देखिए नेल्लोरी वो है हमारे आंध्र प्रदेश की, और भारतीय भेड़ों में सबसे ऊंची भेड़ें जो होती हैं वो होती हैं नेल्लोरी। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेल्लोरी, सबसे ऊंची भेड़ जो होती है वो होती है नेल्लोरी, जिसके कारण इसे कहा जाता है भारत का सरताज। देखिए नेल्लोरी तो है सबसे ऊंची, जबकि एक नाम है आपने याद किया होगा बच्चोर, और ये बच्चोर है एक गाय की नस्ल, और इस गाय की नस्ल है तो इसको कहा जाता है सबसे बोनी नस्ल की जो गाय है वो है हमारी बच्चोर। तो बोनी नस्ल होने के कारण इसको कहा जाता है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी कि मॉडल, कोई भी, जैसे गाय एक बड़ा है तो उसका हम कोई मॉडल बनाते छोटा सा समझाने के लिए, तो ये सबसे छोटी होती है, बोनी नस्ल है, जिसके कारण इसको मिनिएचर गाय की संज्ञा
दी गई है। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होना, बच्चोर गाय की नस्ल है जिसे मिनिएचर गाय कहते हैं, ये सबसे बोनी होती है, जबकि जो नेल्लोरी है ये भेड़ की नस्ल है, ये सबसे ऊंची होती है, तो जिसके कारण इसे भारत का सरताज कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे हम भेड़ के फैक्ट्स, भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं हम इनके तथ्य यानी कि फैक्ट्स। देखिए राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, भेड़ों का घर कहा जाता है, लेकिन हमने पहले आपको बताया था कि जो भैंसों का घर कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे भारत देश को। इसी के अलावा देखिए भेड़ से ऊन उतारने की क्रिया को कहा जाता है शीरिंग। शरीर से ऊन उतारते हैं ना भेड़ों की, उसी क्रिया को कहा जाता है शीरिंग। आप याद रखना, शरीर से शीरिंग। इसी के अलावा देखिए नर भेड़ के शिशन के चारों ओर ऊन काटने की क्रिया वो कहलाती है रिंगिंग। उसके अलावा मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन को पुल्ड ऊन कहा जाता है। जो भेड़ मर जाती है किसी भी नस्ल की हो और उससे फिर जो ऊन प्राप्त की जाती है उसकी यानी कि ऊन उतार ली जाती है, उसको कहा जाता है पुल्ड ऊन। लेकिन हमने पहले एक नस्ल पढ़ी है कराकुल, और इसको जानबूझकर मारा जाता है। जो कराकुल नस्ल की भेड़ है इसके मेमने को छोटी उम्र में ही मार दिया जाता है और उसके द्वारा जो ऊन प्राप्त की जाती है उसको कहा जाता है पेल्ट, और ये होती है घुंघराली ऊन, यानी कि घुंघराली ऊन को ही कहा जाता है पेल्ट। तो पेल्ट के लिए तो कराकुल नस्ल, और जबकि चाहे कोई सी भी नस्ल हो यदि वो मर गई है और उनसे हम ऊन प्राप्त करेंगे तो उसे कहेंगे पुल्ड ऊन। इसी के अलावा भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। जो सबसे अधिक परजीवी होते हैं ये भेड़ की जो एक खाल होती है जहां पर बाल होते हैं जिसे ऊन कहते हैं, वहीं पर सबसे अधिक होते हैं, तो जिसके कारण परजीवियों का जो म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम यानी कि जहां पर अनेक प्रकार की जो वस्तुएं जिसको संग्रहित करके रखा जाता है उसे म्यूजियम कहते हैं। तो अनेक प्रकार के जो परजीवी होते हैं वो इसके ऊन में यानी कि बालों में होते हैं, तो परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है भेड़ को। बाह्य परजीवी मारने हेतु भेड़ों को दबाव युक्त टब में डुबोने की क्रिया ये कहलाती है डिपिंग, यानी कि इन्हीं परजीवियों को मारने के लिए इनको डिपिंग करवाया जाता है एंटीसेप्टिक घोल में, ताकि ये परजीवी नष्ट हो जाए, और इस क्रिया को कहा जाता है डिपिंग, डीप करवाना। इसके अलावा भेड़ में पूंछ काट देना ये कहलाती है डोकिंग। देखिए भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया को कहा जाता है डोकिंग। ये आपके पशु शब्दावली के भी क्वेश्चन है और भेड़ों से संबंधित तथ्य भी। इसी के अलावा देखिए ऊन का आयात निर्यात केंद्र ये कहाँ है, तो ये कोटा में है। इसी के अलावा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1987 में जोधपुर में। इसके अलावा देखिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये बीकानेर में है, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये हमारी बीकानेर में है, यानी कि 2 बीकानेर में है, एक जोधपुर और एक कोटा में। आपको चारों याद रखने हैं संस्थान। इसके अलावा मारवाड़ी नस्ल जो हमने पहले पढ़ी थी जिसके अंतर्गत सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और उसकी संख्या 45% है, जीवित दर 90% से अधिक बताई थी हमने, तो उसको यूरोप में क्या कहा जाता है, तो यूरोप में जोरिया या फिर जोड़िया उसे कहा जाता है। इसी के अलावा देखिए जो गर्भित भेड़ होती है इसको अतिरिक्त आहार देना वो क्या कहलाता है, पल्सिंग कहलाता है। जबकि यदि आपको याद हो तो जो मुर्गियों में जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्टीमिंग अप। ये भी आपको याद रखना है, जो स्टीमिंग अप होता है ये दिया जाता है मुर्गियों में, यानी कि मुर्गियों को जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है स्टीमिंग अप, और जो गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है पल्सिंग। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।